हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरी रेशियो होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस हमने अपना स्टार्ट कर दिया है ना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था इसके अंदर हमारी 14 रेशियोज हैं टोटलिटी में। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब जैसे हमने दूसरी रेशियो स्टार्ट करी थी लिक्विडिटी रेशियोज, उसके अंदर 5 रेशियोज थी, है ना। सीधा स्टार्ट कर देते थे, मतलब एक लिक्विडिटी उसके अंदर 5, कवरेज उसके अंदर 3, है ना। ऐसे में हम पढ़ाते रहता था। फिर बेटा मैंने आपको एक्टिविटी रेशियोज उसके अंदर 3 सब पार्ट, मतलब टोटल मिला के सब पार्ट्स मिला के उसकी सब रेशियोज टोटल 6 हो जाती थी। ऐसा हम एक साथ पढ़ते थे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में सीधा आपको एक साथ 14 नहीं पढ़ाऊंगा। ये दो, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी को। दो रेशियोज हैं इसके अंदर। मार्जिन रेशियो मतलब दो सेट्स हैं। मार्जिन रेशियो का सेट है, उसके अंदर बेटा रेशियोज है, और रिटर्न रेशियोज उसका सेट है। ठीक है, तो अपना जो मार्जिन रेशियो उसके अंदर 8 है बेटा, 8 रेशियोज है। और जो अपना प्रॉफिटेबिलिटी का सेट है, सॉरी रिटर्न रेशियो का सेट है, उसके अंदर 6 रेशियोज है। तो कुल मिला के हमारी 14 रेशियो बन जाती है। मैं आपको पिछली क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो पढ़ा रखी है। आज की क्लास में बेटा मैं आपको ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग पढ़ाऊंगा और नेट प्रॉफिट वाली पढ़ाऊंगा। दोनों एक साथ आज कवर कर लेंगे। देखिए पिछली क्लास में थोड़ा टाइम इसलिए हमने ज्यादा लगाया, एक तो ओवरव्यू दिया मैंने आपको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, और ग्रॉस प्रॉफिट भी एक बेस पढ़ा है। एक बेस मुझे आपको पढ़ाना था कि भाई हम ये रेशियो पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है, तो मुझे ये बात समझानी थी। अब वो डिस्कशन में बाकी अब सारी क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, वो एक फाउंडेशन मैंने समझा दिया, इसलिए वो थोड़ी क्लास बड़ी बन गई। लेकिन अब से मैं क्या करूंगा, आपको ये सारी रेशियोज पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, उन रेशियोज का लॉजिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अब वो बेस नहीं पढ़ाऊंगा कि ये रेशियो क्यों बनी। वो तो आप समझ ही गए कि मार्जिन रेशियोज हमने दुनिया में बनी क्यों। मार्जिन मतलब क्या, सेल्स के रिस्पेक्ट में आपने कितना कर दिया प्रॉफिट, ये होता है मार्जिन। मतलब किस किस मार्जिन मतलब बोलते हो ना भाई, कितना मार्जिन रख लिया। अरे ये जो तुम धंधा कर रहे हो, इस जो तुम इसमें माल बेच रहे हो, उसमें तुम्हारा कितना मार्जिन है। एक और बेटा भाषा चलती है बॉम्बे के साइड में, कट कितना रख लिया तुमने, है ना, तुमने कितना कट रखा हुआ है इसमें अपना। कट मतलब मार्जिन ही है, मतलब मुनाफा, मतलब सेल्स। सेल्स पे तुम्हारा कितना, जो तुम ये बेच रहे हो माल, इसमें तुम्हारा कितना कट है, कितना मार्जिन है, कितना टका, कितना परसेंटेज है, यही बोलते हैं बेटा। इसे ही कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये है तो वर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन मैंने आपको बताया प्रॉफिट नाना प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एक्चुअली सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, अपनी जगह के हिसाब से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, एक बात आपको और बता दूं, प्रॉफिट हमेशा बेटा आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थर्ड क्लास का कंसेप्ट है। हमने एक प्रॉफिट एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो ये तो बेटा बिल्कुल एक सत्य वचन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रॉफिट आप जब भी निकालेंगे वो हमेशा सेल्स में से माइनस होगा बेटा, सेल्स में से माइनस करके ही निकलता है। लेकिन स्टोरी कहां पे बदलती है, सेल्स तो एज इट इज रहता है, स्टोरी बदलती है कॉस्ट पे। ठीक है, कॉस्ट बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है, आपका प्रॉफिट डिफरेंट 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 आता रहता है। जैसे 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 आप नए नए खर्चे माइनस करते रहते हैं, आपको प्रॉफिट भी फिर बेटा बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, दूध है, उसके अंदर फिर आपने नींबू डाल दिया तो फिर बेटा फटके पनीर बन जाएगा, है ना। उस पनीर को बेटा आप बिल्कुल गूदोगे, बिल्कुल अच्छी तरह उसको भी प्रोसेस करोगे तो फिर वो चीज बन जाएगा। ऐसे होता है बेटा। तो फर्दर प्रोसेस जितना करते रहेंगे, नई 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 चीजें निकलती रहेंगी। ठीक है, ऐसी प्रॉफिट के साथ भी। तो सिंपल है, अगर आप माल बेचते हो और उसमें से सिर्फ वो वाली कॉस्ट कॉस्ट माइनस करते हो जो माल को बेचने की थी, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, माल जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट, मतलब जो आपने माल बेचा, ठीक है, सोचो आपने $1 लाख का माल बेच दिया। अब उस $1 लाख को जो माल बेचा उसको बनाने की कितनी लागत आई, जब आप बस वो माइनस करते हो, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बस बेटा आपके पास एक प्रॉफिट निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये मतलब एक मोटा मोटा प्रॉफिट है, ऊपर ऊपर से प्रॉफिट है कि भैया माल बेच के जो मैंने बनाने की बस लागत माइनस करी है, ये जो मेरे पास मुनाफा है, ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन बेटा इस प्रॉफिट को आप नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने बोला था सेल्स करने के लिए, सेल्स करने के लिए मैंने आपको पहले ही समझाया था पिछली क्लास में कि बेटा सेल्स करने के लिए, ये रहा, है ना, ये जो सेल्स है, इस सेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ माल बनाने की कॉस्ट नहीं लगती आपकी। नो डाउट प्राइमरी कॉस्ट यही है। अरे आप मार्केट में माल बेच रहे हो तो ये एक सेल करी, तो ये सेल आपने पहले इसलिए करी होगी ना ताकि आप पहले आपने माल बना के रखा होगा। तो नो डाउट ये एक प्राइमरी खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द बाप खर्चा, ये एक प्राइमरी खर्चा है। इसने सबसे पहले सेल फैसिलिटेट करी। लेकिन अकेले धंधे में सिर्फ एक यही ऐसा खर्चा नहीं है जो इस सेल्स को फैसिलिटेट करवा रहा है। फैसिलिटेट मतलब ये पूरा कार्य पूर्ण करवा रहा है, पूरा करवा रहा है, सेल्स हमारी मार्केट में हो रही है। सिर्फ यही खर्चा नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो रहा। बिजनेस में और भी खर्चे होते हैं बेटा, जैसे एक एम्प्लॉइज हैं बेटा, वो बैठ के ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी तो हो रहा है।
वो बैठ के बेटा आपके लिए रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आपके लिए मार्केट समझ रहे हैं क्या गेम है ना, लैब टेस्टिंग चल रही है, इनकी सैलरीज, तो बेटा इन सब को भी इंक्लूड करा जाएगा। लेकिन ये माल को बनाने का खर्चा नहीं है, लेकिन अगर ये लोग भी नहीं होंगे तब भी आपका माल नहीं बनेगा, सीधी बात है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आज मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ और खर्चे भी होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ऑफिस का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट नहीं करा, फैक्ट्री का रेंट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही जाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन ऑफिस का जो एक्सपेंस है बेटा, ये जो आपके एम्प्लॉइज हैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, वो लेबर नहीं है, ऑफिस वाले हैं, एम्प्लॉइज हैं। वो जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो ऑफिस जो आपने किराया भाड़े में ले रखा है बेटा, उसका जो आप रेंट दे रहे हो उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलोगे। अब वो जो खर्चा है बेटा वो आपकी जेब से जाएगा, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो आप कस्टमर से नहीं ले सकते, क्योंकि कस्टमर तो ये कह रहा है भैया मुझे बताओ एक प्रोडक्ट चाहिए था, फॉर एग्जांपल ये पेन, मुझे पेन बना के दे दे, तो मैं कस्टमर को बोलूंगा भाई मैं तुझे फोकट में तो बना के नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा इसमें खर्चा लग रहा है। तो आप कस्टमर से क्या है, इसका जो बनाने का खर्चा है वो उससे ले लेते हो, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। लेकिन कभी भी कस्टमर आपको ये ऑफिस का रेंट नहीं देगा, कस्टमर बेटा ये आपको ऑफिस का रेंट नहीं देगा, वो तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, आपको अपने ही प्रॉफिट में से देना पड़ेगा। तभी मैं आज आपको बताऊंगा बेटा जितने भी खर्चे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स में से माइनस होते हैं। देखिए आज जो मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बता रहा हूं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा ये कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस करा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो बेटा, मतलब जितने भी खर्चे हैं इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं ऑपरेटिंग खर्चे को, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये आप अपनी जेब से दोगे। अब बेटा अपनी जेब से मतलब प्रॉफिट में से दोगे, क्योंकि आपका अपना क्या है, आपका अपना क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है बेटा आपका अपना। आपने माल बेचा, प्रॉफिट में बेच दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो आपका अपना ही तो है। आप घर ले जा रहे थे उस ग्रॉस प्रॉफिट को कि मैं खाऊंगा, लेकिन रस्ते में ऑपरेटिंग खर्चे वाले मिल गए कि भाई ऑफिस का रेंट दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे, सॉरी पोस्टेज एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दे, सैलरीज दे, डेप्रिसिएशन दे, ये सब कौन देगा, तो बेटा ये सब आपको देना पड़ेगा। तो आपका खर्चा हुआ, तो बेचारे आप अपने उस ग्रॉस प्रॉफिट जो आप जेब में लेके घूम रहे थे, ये आपका अपना प्रॉफिट है, इसी में ही से ही निकाल के उनको पे कर दोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए ऑल्टरनेटिवली बेटा ऑब्वियसली अब आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को भी तो तोड़ सकते हो बेटा, पेपर में तो कैसे भी आ सकता है, इतना सिंपल नहीं आएगा कि पेपर में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे देगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे देगा, माइनस करके निकाल लोगे। ये तो सेकंड क्लास का बच्चा भी दे देगा बेटा, जब उसको चीजें गिवन कर रखी है। प्रोफेशनल्स का बेटा रियल लाइफ में तो आपको ये चीज तो फिर भी थैंक यू बोलो एग्जामिनर को, उसने इतना तो दे दिया, रियल लाइफ में तो ये भी नहीं गिवन होता, आपको हर चीज जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए बेटा रियल लाइफ में आपको कोई ऐसा थोड़ी ना ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टेबल में निकाल के देगा, सब आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है। चलिए तो ऑल्टरनेटिवली दूसरा क्या बेटा, कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐसे ही कांस्टेंट रखो। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को भी तो मैं तोड़ सकता हूं, अरे ग्रॉस प्रॉफिट को भी तो फर्दर तोड़ सकता हूं। अगर आप जूम करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये लो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटा कितना भी डेरिवेशन कर लो, कितना डेरिवेशन करोगे। अब इसको भी और तोड़ दूं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन और तोड़ सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तोड़ दो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो आपको निकालना आता है ना, ओपनिंग इन्वेंट है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लो भाई सब कितना करे, करने को तो मैं कितना कर सकता हूं बेटा, कितना भी फॉर्मूला तोड़ो। यही होता है कंसेप्ट समझना। कितने फॉर्मूला रट लोगे बेटा, कितने फॉर्मूला रट लोगे, जो फॉर्मूला अगर किसी ने ये वाला फॉर्मूला रटा हुआ है लेकिन पेपर में ये वाला आ गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट को भी तोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी तोड़ दिया, लटक जाएगा पेपर में फिर वो। इसलिए कहता हूं या रटना नहीं है, याद करना है, समझना है। अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे, देखो फंडा समझ लिया मैंने, खुद ही आपको फॉर्मूला एक और बता दिया जबकि लिखा नहीं है मैंने, लेकिन कितना भी बना दूं, खेल रहे हो बेटा डर से, है ना, खेलने की आदत आ जाएगी आपको, ये होता है। चलिए अब बेटा ये डेरिवेशन मुझे आपको समझा रहे, अब ये लॉजिक क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर क्यों लिखा ही नीचे, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तभी मैंने आपको बोला मेरी क्लासेस जब भी आप देख रहे हैं सिक्वेंशियल देखनी, मतलब सीक्वेंस वाइज देखनी है, क्योंकि हो सकता है बेटा जो पिछली क्लास में मैंने आपको लॉजिक पढ़ाया हो वो मेरे आगे आने वाली क्लासेस का बेस हो। अब मैं वो रिपीट नहीं करूंगा वरना वो डबलिंग हो जाएगा और जबरदस्ती लेक्चर लंबा बन जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो हम ये मार्जिन रेशियो होता ही है कि सेल्स का, कि भैया सेल्स का कितना, कि भाई सेल्स का कितना टका आपने सेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया ये कितना टका, कितना परसेंटेज आपने सेल्स से कन्वर्ट कर लिया, मतलब आपने जो मार्केट में सेल्स करी उसका कितना प्रतिशत आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया।
लेकिन सर पिछली क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि सेल्स का हमने कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मैंने आपको बोला था वो सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रॉफिट है, आप उसको खा नहीं सकते। ये कुछ ऐसी ही बात है जैसे मिठाई की दुकान में गए, आप सामने लड्डू देख रहे हो लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते, मतलब लड्डू है दिख रहा है लेकिन खा नहीं सकते। ऐसी ही बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है, सिर्फ देखने देखने का ये जो ग्रॉस प्रॉफिट देखते बेटा ये सिर्फ देखने देखने का, इसको खा नहीं सकते क्योंकि बेटा खाने आपको नहीं देंगे। कैसे? जैसे लड्डू आप नहीं खा सकते जब तक उसकी पेमेंट ना दे दो, ऐसे ही बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आप खा नहीं सकते जब तक आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना दे दो। अरे जब तक आप आप ग्रॉस प्रॉफिट ले जा रहे थे कि घर बैठ के अपना ग्रॉस प्रॉफिट खाऊंगा, रास्ते में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले मिल गए कि भैया दे मेरा सैलरीज दे, मेरी प्रिंटिंग पोस्टेज दे, मेरा ये ऑफिस का रेंट दे, मेरा डेप्रिसिएशन दे, मेरा अमोर्टाइजेशन दे। बेटा दुनिया भर के तो खर्चे माइनस कर, ऑपरेटिंग लीज की जो छोटी शॉर्ट टर्म लीज की पेमेंट है वो दे, वह कितने पेमेंट दूंगा? तो ये सब बेटा आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तब जाके जब आप ये माइनस करोगे तब आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बेटा आप अभी भी नहीं खा सकते। आपने कहा सर आप क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताऊंगा ना, आप इसको अभी भी नहीं खा सकते बेटा, इसको तो आप तब ही माइनस करोगे। चलिए जब अब आपको बताऊंगा तभी बताऊंगा। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेटा एक और नाम होता है एबिट। ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी समझा चुका हूं जब मैंने आपको लेवरेज रेशियोज पढ़ाई थी। मैंने आपको जब बेटा लेवरेज रेशियोज पढ़ाई थी तो मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम एबिट के नाम से जाना जाता है, एबिट के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, ये सत्य वचन नहीं है। ये चीज ट्रू तभी है बेटा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये चीज ट्रू तभी ही है जब बिजनेस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं होते। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या होते हैं? आपके सीएमए यूएसए में इतना टेक्निकल नहीं है बेटा रेशियोज में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जब सीपीए लेवल करोगे आप तो वहां पे इतना टेक्निकल आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रियल लाइफ के लिए बता रहा हूं कि आपको अगर ऐसा कोई बोले कि बताओ ऑपरेटिंग इनकम और एबिट हमेशा इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिट जर्नली इक्वल होते हैं क्योंकि हर बार बिजनेस के अंदर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं होते। लेकिन एक बार अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आ गया तो बेटा फिर वो नहीं होते इक्वल। दूसरी बात, ये तो एक रीजन है, एक और रीजन है, बाय चांस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है लेकिन आपके इनकम के अंदर ऐसी कुछ इनकम है जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, आपके बिजनेस में बेटा मुझे बात बताओ, एक ही लेवल की इनकम हो सकती है, मतलब आपने जो माल बेचा, सेल्स करी, रेवेन्यू, वो इनकम है ना। मुझे बात बताओ, क्या आपके धंधे के अंदर सिर्फ एक ऐसी यही इनकम होती है सेल्स की, इसके अलावा आपके धंधे में और कोई इनकम ही नहीं होती? मुझे सोच के बताओ थोड़ा सा, धंधे में इसके अलावा और कोई इनकम नहीं होती क्या? होती है बेटा आपके धंधे में। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है अपने धंधे में, तो क्या आपको धंधे में सोचो आपने कोई शेयर्स खरीदे हैं तो क्या आपको उससे डिविडेंड नहीं मिल सकता? वो एक इनकम है। आपने एफडी कर रखी है, एफडी से आपको ब्याज आ रहा है, क्या वो एक इनकम नहीं है? इनकम है। तो बेटा ये भी तो कुछ इनकम हो सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक पुराना सोफा पड़ा था आपके बिजनेस के अंदर, पुरानी कार पड़ी थी, आपने बेच दिया, तो ये भी तो आया। लेकिन ये धंधे की इनकम नहीं है, नॉन धंधे की इनकम है। नॉन धंधे की इनकम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इसका मतलब ये ऐसी इनकम है जिनके लिए आपने धंधा नहीं खोला था बेटा, ये तो ऐसी हो गई। सेल्स ऐसी इनकम है जिसके लिए आपने अपना धंधा खोला है। तो अगर ऐसी इनकम भी आ जाती है तो बेटा एबिट के अंदर, मेरी बात सुनिए, एबिट जो होती है ना, एबिट एबिट इसके अंदर बेटा आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी इंक्लूड होती है। ये क्योंकि ये इसका नाम है सीधे सीधा अर्निंग्स। अब बेटा अर्निंग्स के अंदर तो जगत की सारी चीजें आएंगी, धंधे की इनकम भी और नॉन धंधे की इनकम भी। लेकिन जो ऑपरेटिंग इनकम होती है इसके अंदर ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग इनकम्स आती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ धंधे की इनकम आती है। बेटा मेरे बड़े ध्यान से सुनना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ धंधे की इनकम और धंधे के खर्चे माइनस होते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉन धंधे की इनकम और नॉन धंधे के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया, लेकिन हालांकि आपके सीएमए यूएसए के लिए बेटा इसको इक्वल रखा गया। आपका जो बेटा सीएमए यूएसए लेवल पे आप कर रहे हो ना अपनी पढ़ाई, इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एबिट को जनरली इक्वल रखा गया है। लेकिन मैंने आपको दो रीजंस दिए हैं, इन दो रीजंस की, जैसे एक पहले डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर हो जाता है और नॉन धंधे की इनकम जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर है या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे है, अगर वो हो जाते तो एबिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, तो आप नहीं लिख सकते, तो उसकी एक अलग रेशियो बनती है, एबिट मार्जिन रेशियो। वो आपके सीएमए ये आपके कोर्स में नहीं है, वरना 8 रेशियोज बन जाती बेटा, सॉरी 9 बन जाती। अभी मैं आपको सिर्फ 8 मार्जिन रेशियोज पढ़ा रहा हूं, 9 बन जाती। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला ना आपके सीएमए यूएसए को इतना टेक्निकल नहीं गया बेटा, एक अलग से एबिट मार्जिन रेशियो भी होती है बेटा, लेकिन आपके सीएमए यूएसए में इतना टेक्निकल नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा,
बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप ऐसा ना मान लेते कि बेटा ये सर ने तो बोला था एबिट इज इक्वल टू ऑपरेट, नहीं, आपके सीएमए यूएसए लेवल में बस इसको इक्वल माना गया, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ये कभी भी इक्वल नहीं होते, कभी भी नहीं होते, ठीक है। क्योंकि धंधे के अंदर बेटा ऐसे भी इनकम्स होती है, आपको कोई भी बैलेंस शीट उठा के देख लो, सॉरी कोई भी इनकम स्टेटमेंट उठा के देख लो, आपको उसकी ऐसी इनकम वहां पे ऐसे खर्चे मिल ही जाएंगे जो नॉन ऑपरेटिंग होते ही है। तो बेटा एबिट इज नॉट इक्वल टू नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। चलिए ओके ओके बेटा ओके, समझ गए हम सब, सर समझ गए, ओके। अब ये कैसे निकालते हैं सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने आपको निकालना सिखा दिया बेटा। ऑपरेटिंग खर्चे कुछ नहीं होते, जो धंधे के खर्चे होते हैं वही आपको माइनस करने। धंधे के सर कौन से खर्चे होते हैं, थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए। जैसे बेटा सैलरी, अरे सैलरी धंधे का खर्चा है ना, रेंट है धंधे का खर्चा है ना, आपका क्या कहते हैं उसको, पोस्टेज एंड सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज है ना, कैरियज आउटवर्ड्स, ये सब बेटा आपके धंधे के खर्चे हैं। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अरे डिप्रिसिएशन पे तो धंधे का ही है, अरे जो मशीन घिस रहे हो वो मशीन आपके धंधे में तो घिस रही है या घर में घिस रही है, धंधे में घिस रही है, तो धंधे का डिप्रिसिएशन है वो, सीधी बात, ठीक है। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल से मैं आपको एक नेट सेल्स आपको निकालना आता है बेटा, मुझे आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है। ग्रॉस सेल्स में जैसे आप सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, कुछ कैश डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, सेल्स डिस्काउंट, वो जब आप माइनस करेंगे आपका नेट सेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेल्स टैक्स भी होता है बेटा, सेल्स टैक्स, लेकिन वो आपके सीएमए यूएसए में नहीं है, ठीक है, इतना टेक्निकल आप नहीं गए हैं। चलिए ओके, एक एग्जांपल है, एग्जांपल से समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो आज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी खत्म हो जाएगा। नेट सेल्स दे रखिए, देखिए इसमें इतना टेक्निकल इन्होंने नहीं दिया, मैंने आपको बताया ना, इतना सिंपल नहीं दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सीधा आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, ऐसे नहीं निकाला। इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट को भी खोल दिया। कैसे खोल दिया, नेट सेल्स दे दी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब भाई हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर आप नेट सेल्स में से बनाने का खर्चा बस माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, लेकिन इसको आप खा नहीं सकते, क्योंकि आपको पहले ऑपरेटिंग के खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि खाओगे तो तब ना। याद रखना बेटा, स्टोरी को ही आपके पेपर में हमेशा मदद करेगी, धंधे से निकले ग्रॉस प्रॉफिट को जेब में डाल के, बेटा याद रखना आप प्रॉफिट को हमेशा तभी खा सकते हो जब तक घर तक ना पहुंच जाओ, जब तक रास्ते में हो खा नहीं सकते। याद रखना, आप एक बार घर पहुंचोगे तो ही प्रॉफिट खा सकते हो, और एक बार घर पहुंच गए फिर तो बेटा दुनिया को कोई भी बंदा आ जाए आपसे प्रॉफिट में से कोई खर्चा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। एक बार घर पहुंच जाए तभी खा सकते हो, घर से पहले पहले बेटा बहुत आएंगे मांगने वाले आपसे, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग वाले आ गए, सैलरीज मांगने, हमको सैलरी दो, तो डेप्रिसिएशन मांगने आ गया, वो अपना प्रिंटिंग वाला मांगने आ गया, फिर आगे बेटा जब ऑपरेटिंग खत्म हो जाएंगे तब आप सोचेंगे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, अब और कोई नहीं आएगा, अब मैं घर जाके खा सकता हूं। लेकिन बेटा तब जब आप घर पहुंच ही वाले थे, दो बंदे और आ जाएंगे आपके पास मिलने, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये हो गया हमारा, नेट सेल्स हमको दे रखे $50 लाख की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको दे रखे, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, बेटा ये ऑपरेटिंग खर्चा होता है। अरे एडवर्टाइजिंग खर्चा, आपने बेटा ये जो माल बेचा, मैंने आपको बोला था ना, माल बनाने का खर्चा इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंस, इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंस, दैट इज फैसिलिटेटिंग सेल्स। सिर्फ एक यही खर्चा नहीं है जो सेल्स को फैसिलिटेट कर रहा है, बेटा एडवर्टाइजिंग भी तो आपने करी थी ना जोरों शोरों से, ब्रांड एम्बेसडर्स भी रखे थे ना बेटा, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान को बेटा आपने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, अमिताभ बच्चन को बना दिया, तो बेटा ये भी तो आपकी सेल्स बढ़ाने में मदद कर रही थी ना, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं आता। अरे अमिताभ बच्चन ने थोड़ी ना माल बनाने में मदद करी है, वो तो बस बेचारा माल बेचने में मदद कर रहा है, सीधी बात है। तो वो इसके अंदर जाएगा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो बेटा ये सब खर्चा कस्टमर नहीं देगा, कस्टमर कह रहे हैं तुम्हारी हेडेक है, हमको तो सिर्फ माल बनाने का खर्चा देंगे, तो बेटा ये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगा। अच्छा ये वाला खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, हालांकि देखिए बेटा मैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरी वो बता चुका हूं, क्या कहते हैं, कहानी बता चुका हूं, है ना, मेरा पूरा एक टॉपिक इस पे आया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस पे, याद होगा बेटा। पेटेंट्स पे मैंने आपको बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूएस गैप की क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या उसकी थिंकिंग है, कैसे उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे दिखाना है, मैंने आपको सारा का सारा बेटा दिखाया था, ठीक है। रिसर्च यूएस गैप के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप उसको एक्सपेंस कर सकते हैं, तभी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा यहाँ पे डेबिट हो रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि यूएस गैप के अंदर मैंने आपको पहले बताया अलाउड है, टैक्स में अब डिफरेंस आ गया, लेकिन जब से ओबीबी 2025 आया है, उस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं बेटा, उसमें मैंने आपको समझाया कि अब जो ट्रंप है उसने उसको अलाउ कर दिया है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है बेटा वो अब डाल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस दोनों के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के से क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकते हैं, सारा समझा होगा, वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो ये भी एक ऑपरेटिंग खर्चा है। अरे ये जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है, फॉर एग्जांपल एक बाटा कंपनी है बेटा, नेक्स्ट लेवल R&D का खर्चा करता है ऑल द टाइम अपने फुटवेयर को, प्लांटर बनाने के, अभी जैसे उसने पहले वो एक फुटवेयर बना था, अब वो प्लांटर फुटवेयर बनाने की कोशिश करता है। प्लांटर फुटवेयर मतलब इसका फ्लैट फुट है बेटा, तो फ्लैट फुट है तो उसको ऑब्वियसली हील में दिक्कत आएगी,
तो नेचुरली हमारा हील एक तरफ से नीचे होता है और एक तरफ से ऊपर होता है, तो ऐसे उन्होंने फ्लांटर बना दिया। बहुत सारी कंपनीज आती है जैसे डॉक्टर कॉल्स वगैरह आती है, तो वो इन बिल्ड उसके अंदर बनाने की कोशिश करता है ना, ताकि कंफर्टेबल फुटवेयर हो, बनाने भागने में मदद हो, चलने में मदद हो। अगर आपका बहुत टाइम लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो आपको वहां पे नीज में दिक्कत ना आ जाए, आपके नीज में पेन आ जाएगा, फिर नीज से फिर वो बैक पेन पे आ जाता है। तो वो ऑल द टाइम ऐसे R&D करता रहता है कि मैं ऐसे शूज बनाऊं कि बड़े कंफर्टेबल हो, सीधी बात है। तो इसको कहते हैं रिसर्च। तो बेटा वो बिजनेस में ही कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं बेटा घर का R&D कर रहा है कि भाई घर में कैसे करेंगे, बिजनेस का कर रहा है तो बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्स एक्सपेंस दे रखा है, देखते हैं इसका क्या यूज है। बेटा ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस है ना, ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है आपका, ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, अरे धंधे का खर्चा थोड़ी ना है बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब आपने लोन लिया होगा, उस पर ब्याज दिया होगा, ये आपका क्या धंधे का खर्चा है? मतलब आपका धंधे का खर्चा वो होता है जिस चीज का आपने धंधा खोला है और उस धंधे को करने में आपका वो खर्चा हो रहा है। मतलब लोन लेना आपका धंधा है, मतलब आप धंधा ऐसा आपने धंधा खोल रखा है कि मैं लोन लूंगा, है नहीं, ये फाइनेंसिंग खर्चा होता है बेटा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये देखेंगे ये कहां जाएगा। इनकम टैक्स एक्सपेंस तो बेटा दुनिया में किसी का भी नहीं होता। अरे एक कौन ही चाहता है हमारा हम इनकम टैक्स दे, कोई चाहता है बेटा टैक्स देना दुनिया में? नहीं देना चाहता। तो बेटा ये तो धंधे का हो ही नहीं सकता बेटा, धंधे का छोड़ो तो कोई इंसान भी नहीं देना चाहता, इंडिविजुअल नहीं देना चाहता, सीधी बात है। ठीक है, तो आप जब इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले मुझे मैंने बोला ना आपको, इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट सीधा नहीं दिया, आपको निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट $50 लाख, $28 लाख माइनस करा, 22 लाख आ गया। ठीक है, फिर इस 22 लाख में से बेटा आप रिसर्च ये दोनों खर्चे प्लस माइनस कर दो। अरे ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, तो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कैलकुलेटिंग टोटल एक्सपेंस कैसे निकाले? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस करते हैं, R&D प्लस करते हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा बेटा $15 लाख आ गया। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका अपना प्रॉफिट था, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि घर जाने से पहले पहले ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले आ गए। तो बेटा क्या करेंगे, अपनी जेब से ही तो ग्रॉस प्रॉफिट, आपके पास जेब में ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा था ना, निकाल के दे देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल के $15 लाख दे दिया, कितना बचा? 7 लाख। ठीक है, अब मेरे पास आ गया क्या? आ गया, बड़ी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, मुझे क्या देखना है? मुझे ये जानना है कि ये जो मैंने सेल्स करी, कितने की सेल्स करी? जो मैंने ये $50 लाख की सेल्स करी है, इसका कितना प्रतिशत मैं अपना, इसका कितना प्रतिशत मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया हूं, बस ये मुझे देखना है। देख लेते हैं, मैंने सेल्स कितने की करी? $50 लाख, इसका कितना प्रतिशत मैंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया? 7 लाख। ठीक है, इनटू 100, आपकी मर्जी है बेटा, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकालिए। जनरली सीएमए यूएसए के अंदर परसेंटेज में गिवन नहीं होता बेटा, ठीक है, पॉइंट्स में लिखा होता है, मतलब डेसिमल फॉर्म में या रेशियो फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मैं परसेंटेज पे निकालता हूं। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया बेटा 7 लाख बटे 5 लाख, मतलब 50 लाख की सेल करी और उसका 7 लाख ही मैं अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया हूं। तो कितना कन्वर्ट कर लिया? सिर्फ 14%, सिर्फ 14% ही मैंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाया। अब बात बड़े ध्यान से सुनिए, थोड़ा एनालिसिस पे आते हैं बेटा। ये गेम तो बस मुझे आपको ये रेशो रेशो थोड़ी ना समझा रही है, एनालिसिस में तो समझाने एनालिसिस कैसे करते हैं। बात बड़े ध्यान से सुनो, बात ये सुनो कि भैया पिछली बार, अच्छा यहां पे बेटा एक्चुअली थोड़ी सेल्स लेकिन डिफरेंट आई थी, है ना, सेल्स का अमाउंट थोड़ा डिफरेंट है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, मैं आपको पहले बताऊं एक एनालिसिस यहां पे बताता हूं एक और। ग्रॉस प्रॉफिट एक बार निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए तो मुझे सिर्फ क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे बेटा? सेल्स तो मुझे पता है $50 लाख है, सही है ना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा $22 लाख आया था, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारा $22 लाख आया था ना, हाँ जी सर 22 लाख आया था, ये लीजिए बेटा $22 लाख आया। अब इसका अगर बेटा मैं कन्वर्ट करूं तो हमारे पास इसको कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो $22 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, बेटा देखेंगे तो 44% आएगा, 44% आएगा बेटा। ठीक है, 44% आएगा। अब बात बड़े ध्यान से सुनो बेटा, आपको शुरू में ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सेल्स का जो मेरा मुनाफा, मैंने मुनाफा कर लिया 44% का मुनाफा कर लिया, मैंने 44% का मुनाफा कर लिया, लेकिन बेटा वो 44% का मुनाफा आप खा सकते हो? नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें से बेटा आपने कुछ खर्चे भी माइनस करे। आपने बेटा $15 लाख के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, अब जो प्रॉफिट बचा उसको आप खा सकते हो। वैसे तो अभी इसको भी नहीं खा सकते, लेकिन अभी ऐसा मानकर चलो खा सकते हो, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग वाले माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग वालों को भगा दिया, अब आप अपने घर जा सकते। ठीक है, तो जब आपने ऑपरेटिंग वालों को खर्चा दिया, अब जो आपका बचा, तो बेटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो 14% आया। मतलब
कहां मैं सोच रहा था, मैंने अपनी सेल्स का 44% 44% कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मैंने तो एक्चुअली पता चला मैंने तो सिर्फ एक्चुअली 14% ही मिला खाने को। मुझे तो ऐसा लगा था भैया मैंने 44% कन्वर्ट कर लिया, मतलब आराम से घर बैठ के सेल्स का 44% खाऊंगा बैठ के, बहुत खुश हो रहा था। लेकिन खर्चे पे करने के बाद पता चला सेल्स का सिर्फ 14% ही हाथ में आया, सेल्स का सिर्फ 14% हाथ में आया। बेटा 30% तो ये लोग ले गए, 30% मेरा प्रॉफिट का ये लोग ले गए, 14% ही बस मिला हाथ में। बेटा ये एक एनालिसिस बताता है। तो अब यहां पे आपका दिमाग चलेगा, आप बोलोगे यार ये तो बहुत बेकार है, अभी 44% का सिर्फ 14% ही हाथ में आया, 30% खर्चा में ले गए। 30% ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बोल सकते हैं जिसको बेटा, 30% वो अपने वहां ले गए खर्चों में तुम्हारा। तो बेटा आप अपने खर्चे कम करने की कोशिश करोगे। भैया कहां 44% था, सीधा 14% पे 30% उठा के ले गया। सीधे बात है बेटा, सीधी बात है। चलिए आ जाते बेटा थोड़े इंटरप्रिटेशन कर ले। इलेक्ट्रोजन इनोवेशन हैज एन ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 14%, ठीक है। दिस मींस दैट फॉर एवरी डॉलर ऑफ नेट सेल्स, सीधी भी सीधी बात है, अगर मैं इसको डॉलर पॉइंट में बोलूं 14% आया ना, अरे 14% आया ना, इसको रेशियो फॉर्म में लिखो 0.14 आएगा। इसका मतलब जब भी आप $1 की सेल करते हो, बात बड़े ध्यान से सुनो, जब भी आप $1 की सेल करते हो तो बेटा आपका $0.4 आपकी जेब में आता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 0.14 होता है उस पर। तो ऐसी अगर आप $1,000 की सेल करोगे तो ऐसे ही बेटा फिर आपका ये भी इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो इक्वल होता है ना ओपनिंग मीटर। तो ये अगर $1,000 आएगा तो ये 140 आएगा, सीधी बात है बेटा, ये 140 आएगा। तो $1,000 पे कितना टका मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 140 खड़ा है, सीधी बात है भैया 140 खड़ा है। ओके चलिए, this 14% is the portion of revenue available to cover interest expenses। यहां पे भी मैं बताऊंगा एक्चुअली ये जो प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने आपको बोला इसको एबिट भी बोला जाता है, और 5 लेक्चर्स में बेटा मैं आपको इन डिटेल अब समझा चुका हूं कि एबिट कहां पे समझा चुका हूं, लेवरेज रेशियोज पे, ठीक है। तभी बोलता हूं मेरे क्लासेस को जरूर सिक्वेंशियल वाइज देखिए, अब मैं बताने नहीं वाला हूं आपको, ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। मैंने आपको बोला आपके सीएमए यूएसए लेवल पे आपको मान के चलना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू एबिट, ठीक है। तो बेटा एबिट जो है आपको पता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स का देने का सोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो 14% आया है, अभी भी बेटा आप इसको खा नहीं सकते, क्योंकि 2 बंदे और जो लाइन में वेट कर रहे हैं आपके घर के आगे खड़े हैं और वो घर में घुसने नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट खाने नहीं देंगे 14% का। क्यों? क्योंकि एक है जो अपनी पहले इंटरेस्ट की एक्सपेंस लेके जाएगा, ये रहा बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट लेके जाएगा इनमें से, एक है जो बेटा सीधा टैक्स, वो सरकार है बेटा, वो लास्ट में खड़ी रहती है, दे ले बेटा जितने को देना है दे ले, लास्ट में तो हम ही लेंगे, लास्ट में तो तेरी पिटाई हम ही करेंगे, लास्ट डंडा हम ही मारेंगे, सीधी बात है बेटा। सारे डंडे खाने के बाद जो मिलाई बचेगी, खुरचन बेटा, खुरचन जो बचेगी, सीधी बात वो आपकी, उसे बोलते हैं नेट इनकम, फाइनल प्रॉफिट, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो बेटा वो क्या होता है, इज द सोर्स। ये बेटा मैं आपको जब मैं आपको नेट इनकम रेशियो बताऊंगा अगली क्लास में तब समझाऊंगा। If Electrogen's operating profit were to decline, it would signal potential issues in controlling operating cost। मैंने आपको बताया ना, जैसे even remain stable, मैंने आपको बताया ना बेटा, जैसे यहाँ पे 44% का ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा, आपका 14% का तो ऑपरेटिंग है बेटा, 30% का डिक्लाइन तो बहुत ही ज्यादा है, अरे बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन है। इसका मतलब बेटा अच्छा ये भी हमको पता है ये डिक्लाइन क्यों आया, क्योंकि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे ना, अरे ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे ही आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे आपकी 30% से रेशियो कम हो गई बेटा, ये बहुत गंदा वाला डिक्लाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो, आपकी लीजेस की पेमेंट बहुत ही ज्यादा हो बेटा, आप उल्टे सीधे ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ही ज्यादा कर रहे हो बेटा, सैलरीज आपकी बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरीज बहुत हो बेटा, ऐसा हो सकता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा। इफ इलेक्ट्रो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंपेयरिंग दिस 14% टू प्रीवियस पीरियड्स और इंडस्ट्री बेंचमार्क्स, ऑब्वियसली मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, रेशियोज आर द बेस्ट थिंग, मतलब वो क्या होते हैं, एक टूल होते हैं फॉर बेंचमार्क, बेंचमार्क लगा दिया जाता है कि भैया इस बार मैंने 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, पिछले साल की देखोगे, अब पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट खोल, पिछले साल की रेशियो खोली पर 20%, तो पिछली बार तो सेल्स का 20% कन्वर्ट कर लिया, इस बार 14% कैसे हो गया? हो सकता है इस बार आपने खर्चे कुछ ज्यादा ही कर लिए, इस बार बेटा आपने हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को रख लिया बेटा, वो तो वर्किंग पेमेंट ले लेगा, ऑपरेटिंग खर्चे बढ़ गए नो डाउट, लेकिन उससे सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना बेटा, ये आपको भी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको सेक्शन सी में समझाऊंगा डिसीजन एनालिसिस में, अब उसका नाम बिजनेस डिसीजन एनालिसिस हो गया, वहां पे आपको समझाऊंगा कि क्या कभी किसी एम्बेसडर को रखने से, अगर आप ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एंडोर्समेंट्स बोलते हैं जनरली इनको, करने से आपकी सेल्स इंक्रीज तो हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके फैन फॉलोअर्स हैं और लोग ऐसा सोचते हैं इतना बड़ा पर्सनालिटी है, बोल रहा होगा तो बिल्कुल सही बोल रहा होगा,
देखिए क्या ऐसी धारणा से सच में आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है? सेल्स इंक्रीज होगी, लेकिन क्या प्रॉफिट इंक्रीज होंगे? देखते हैं, तो वो वहीं समझेंगे। जरूरी नहीं है बेटा, तो आपको अपनी कॉस्ट कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो आप अपने से कन्वर्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो बेटा, आप इंडस्ट्री से भी तो कंपेयर करोगे। यार इंडस्ट्री तो 20% कन्वर्ट कर पा रही है, यार मैं 14% क्यों करता हूं? ऐसा क्या कर रहा हूं मैं? मेरे जो पड़ोसी है वो तो नहीं करते ऐसा, उनका तो अच्छा खासा 20% कन्वर्ट हो रहा है, मैं 14% पता नहीं क्यों कर रहा हूं। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सैलरीज दे रहा हूं, या ज्यादा इंप्लॉइज मैंने रखे हो। ओवर स्टाफिंग का इशू तो नहीं है, लेबर टर्नओवर इंक्रीज तो नहीं है बेटा। एक रेशियो दूसरे रेशियो से लिंक होती है। लेबर टर्नओवर रेशियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो मैं सोचता हूं पता नहीं सीएमए यूएसए में होनी चाहिए थी आपके पेपर में। रेशियोज वाले टॉपिक में नहीं, लेकिन पार्ट 1 में है बेटा, लेबर टर्नओवर रेशियो। मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा बेटा, लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो, सेक्शन डी के अंदर है। सीएमए यूएसए के वेल, लेकिन पार्ट 2 में भी होनी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं। फॉर इंस्टेंस इफ द इंडस्ट्री एवरेज ऑपरेटिंग इज 10%, और यहाँ पे आपकी बेटा 14% है, तो आप तो बहुत अच्छा परफॉर्म प्ले कर रहे हो बेटा। इंडस्ट्री बस 10% ही कन्वर्ट कर पा रही है, लेकिन आप 14% कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको पूरा बता दिया ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो। अब जो मुझे बताना है, हमारी जो नेक्स्ट रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। ठीक है, देखिए जो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन है, अभी मार्जिन मार्जिन वर्ड हटाओ, नाम पे ध्यान दो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब वर्ड समझो बेटा, नेट एक होता है नेट। नेट सुनते ही बेटा आपके माइंड में एक चीज आ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ कट कटा के कुछ आया, मतलब हम बोलते हैं ना भाई बता दे नेट अमाउंट कितना है, मतलब कट कटा के कितना आ गया है। ठीक है, तो नेट मतलब बेटा फाइनल प्रॉफिट, उसको फाइनल प्रॉफिट भी बोलते हैं, या बॉटम लाइन प्रॉफिट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफन कॉल्ड द बॉटम लाइन प्रॉफिट मार्जिन। बॉटम लाइन इसका मतलब क्यों है मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए ये अगर इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बना रखी है। इस इनकम स्टेटमेंट जो 11वीं कक्षा में आप बनाते थे बेटा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डालते थे, ये तो आप ऊपर से नीचे डालते थे। लेकिन बेटा एक लास्ट की जो आइटम आती थी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, क्या होती थी बेटा, जब इनकम स्टेटमेंट खत्म हो जाती थी, लास्ट लाइन क्या होती थी? टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट मतलब फाइनल अमाउंट, मतलब सबसे नीचे की चीज क्या होती थी इनकम स्टेटमेंट के अंदर? नेट प्रॉफिट। इसलिए इसको एक बॉटम प्रॉफिट भी बोलते हैं। दूसरा बॉटम लाइन प्रॉफिट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि बेटा इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे शुरू में क्या प्रॉफिट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने आपको पहले बताया। फिर बीच में क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या जिसको हम एबिट भी बोलते हैं। फिर एक और एक आएगा बेटा बाद में, एबिटा करके आता है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। एबिट में से बेटा बस डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोबारा एड बैक कर दोगे तो एबिटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में बेटा जो फाइनल प्रॉफिट, मतलब सबसे बॉटम प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, नीचे सबसे, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसलिए इसका नाम बॉटम बॉटम प्रॉफिट मार्जिन है। इसलिए अगर बेटा कभी एसए में अगर आपको वो पूछता है कैलकुलेट द बॉटम प्रॉफिट मार्जिन, है ना, मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए डाला है, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है बेटा, लॉजिक से समझना है, कुछ याद नहीं करना है। ऐसा समझो ना, बॉटम मतलब सबसे नीचे। अच्छा नीचे, इसका नीचे तो नेट प्रॉफिट ही होता है, फाइनल होता है, तो यही होगा। चलिए ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट इज लेफ्ट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। अब कौन से एक्सपेंसेस? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस मतलब सेल्स में से सारे के सारे खर्चे माइनस करके दुनिया भर के। कौन से? पहला तो बेटा आपको पता है, पहला क्या था? माल बनाने का खर्चा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको माइनस करके हमारे पास कौन सा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से बेटा पहले माल बनाने का खर्चा क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करते थे, क्या आता था हमारे पास? आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के हमारे पास आ जाता था। ओके, फिर बेटा इसमें से आप क्या माइनस करते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, आपने सोचा प्रॉफिट है मतलब खा सकता हूं, खाने ही वाले थे, हाथ रोक लिया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस वालों ने। उन्होंने कहा हमारा पहले खर्चा पे कर, हमारा खर्चा पे बिना करेगा कैसे खाएगा तू? अगर खा लेगा तो फिर हमारा खर्चा कौन पे करेगा? सीधी बात है बेटा। तो आपको बेटा अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से दिल पे पत्थर रख के बेटा उनको देना पड़ा, प्रॉफिट दे दिया आपने। फिर आपने कहा चलो, अब जब उनको प्रॉफिट दे दिया, उस फाइनल उस आप वो जो कट कटा के वो जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करे, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? जैसे सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, है ना, आपके आर&डी के खर्चे, है ना, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब दुनिया भर का खर्चा वगैरह माइनस करके आपने बेटा, आपके पास अब जो बच गया वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अरे ग्रॉस में से तो पीके चीजें निकल गई ना, अब आपके पास बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपने कहा चलिए यही बचा है, इसी को ही खा लेते हैं, कोई नहीं, अब कुछ नहीं, अब पे तो करा, एटलीस्ट कुछ तो बचा, इसी को ही खा लेते हैं। तो बेटा इसी को घर जाके खाने ही वाले थे, एंट्री होने ही वाली, तो बेटा दो लोग आपको और मिल गए। उन दो लोगों ने भी बेटा आपसे अपना हिस्सा मांगा, उन लोगों ने अपना हिस्सा मांगा बेटा, उन लोगों को आपको हिस्सा देना पड़ेगा, वो आपको घर में जाने नहीं देंगे, और घर में जा नहीं सकते तो फिर प्रॉफिट खा नहीं सकते, क्योंकि खाना तो घर जाके खाओगे ना।
सीधी बात है बेटा। तो ये वो दो लोग कौन है, वो दो लोग कौन है बेटा, वो ये दो लोग ये हैं बेटा। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। वो तो कौन लोग है बेटा, वो ये लोग है, ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले। जनरली ये बैंक वाले हैं, मैं इजी के लिए बोल रहा हूं। अरे इंटरेस्ट आप सिर्फ बैंक को थोड़ी ना देते हो, एंड और भी तो लोग होते हैं, सोचो क्रेडिटर्स या लेंडर हो गए, इनको भी तो दे सकते हो। लेकिन मान के चलता हूं आपने कोई लोन लिया था, अरे जनरली ब्याज हम ज्यादातर लोन वालों को ही देते हैं ना। आपने कोई ब्याज पे लोन ले लिया तो आपको उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इनकम टैक्स एक्सपेंस दूसरा बंदा ये है बेटा, ये गवर्नमेंट ही होती है। टैक्स तो गवर्नमेंट को ही देते ना, किसी और को तो देते नहीं। ये सबसे लास्ट फाइनल अमाउंट, फाइनल बॉस, जो एक लास्ट बंदा जो आपसे हमेशा पेमेंट लेगा, अपना हिस्सा लेके जाएगा ही जाएगा, ये है बेटा गवर्नमेंट वाले। बेटा ये आपसे टैक्स लेंगे ही लेंगे। अब ये आपसे टैक्स लेंगे ही क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए टैक्स का सीधा एक सिद्धांत है बेटा, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया का रूल है। पूरी दुनिया में जो टैक्स लगता है बेटा, आपको ऐसा लगता है ये आप पे पिटाई है, एक्चुअली ये पिटाई नहीं है। सरकार ये कहते हैं तुमको एक बेनिफिट मिला, इस सरकार बेनिफिट पे टैक्स लेगी। अब वो चाहे बेनिफिट आपका मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी, आपको एक बेनिफिट तो मिल गया ना, बस आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, सीधी बात टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे मेरे बेनिफिट मिलने से, मेरे खुश होने से सरकार को क्यों दुखी हो रही है, वो क्यों उनसे टैक्स ले रही है। अरे वो दुखी नहीं हो रही, वो ये कह रही है कि ये जो तुम मजा ले रहे हो, खुशी ले रहे हो, प्रॉफिट कमाने का आनंद ले रहे हो धंधे में, वो एक्चुअली हमारी वजह से ले रहे हो। आप बोलोगे तुम्हारा हमने धंधा करा, तुमने तुमने धंधा करा, हमने धंधा करा, हमने मेहनत करी है, हमने कस्टमर को पकड़ा, तुम कैसे अपना वो ले सकते हो। क्योंकि सरकार कह रही है जिस कंडीशन में तुम कर रहे हो धंधा, वो हमारी बदौलत है। अरे देश की सिक्योरिटी हमने कर रखी है, डिफेंस को हमने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, हमारे सोल्जर्स सरकार कह रही है बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, दिन रात वहां पे मेहनत कर रहे हैं। इसलिए देश के अंदर क्या कहते हैं उसको, खुशी का माहौल है, शांति का माहौल है, पीस एनवायरमेंट चल रहा है, फैसिलिटेशन दे रखी है आपको, कितनी कितनी टेक्नोलॉजीज कर रखी है, हर जगह आपको वहां पे रोड की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रखी है कि आप लॉजिस्टिक्स आपके हो सके। अरे आपने एक माल मंगवाया, वो उड़ता हुआ हवा में थोड़ी ना आ जाता है, रोड से ही तो आता है, या हवा से या जहाज से आएगा, तो जहाज है तो सरकार ने उसको भी मेंटेन कर रखा है। हर चीज की टेक्नोलॉजी सरकार ने दे रखी है, रोडवेज दे रखी है, हर चीज दे रखी है, सड़क बनवा रखी है, ब्रिजेस बनवा रखे हैं। तो भैया ये सब चीजें तुम यूज करते हो ना, ये डिफेंस का खर्चा हम फोकट में कैसे करें। तो तुम वो वहां पे क्योंकि बॉर्डर्स पे खड़े हो, या तुम धंधा आराम से यहाँ पे कर पा रहे हो। अगर वो नहीं होंगे तो बेटा फिर कैसा, आप समझ पा रहे हो ना, अगर फिर तो बेटा बॉर्डर ही ओपन हो जाएंगे, फिर कैसा होगा। कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है बेटा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, कंट्री में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो तुम धंधा क्या खाक करोगे। अरे लोग पैसा ही नहीं खर्च करेंगे आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपको तो पता है ना वॉर के टाइम में कितनी चीजें महंगी हो जाती। तो भैया ये एक्चुअली हमारी वजह से हो रही है, जो तुम मुनाफा कर रहे हो, जो धंधा कर रहे हो, सरकार की वजह से कर रहे हो। तो ये जो मजा आ रहा है ये हमारी वजह से आ रहा है, तो हमको इस पर टैक्स दो। क्योंकि भैया हम इसी के टैक्स की वजह से ही तो अपने डिफेंस को फंड करेंगे, देश को जीडीपी बढ़ाने में कोशिश करेंगे, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ज्यादा एजुकेशन, और ज्यादा हेल्थ केयर में पैसा लगाएंगे। भैया क्या बात करी हो, आप समझ रहे हो। तो ये एक बेसिक फंडा है सरकार का टैक्स लेने का, ये सरकार का लॉजिक है। और भाई लॉजिक तो बिल्कुल खरा है, ठीक है। चलिए अब ब्याज, लेकिन अब ये चलो ठीक है सर समझ में आ गया, टैक्स तो ठीक है टैक्स। अब लेकिन सर ये तो इनकम पे है, इनकम टैक्स समझ में आता है, लेकिन सरकार तो खर्चे पे भी टैक्स लेती है। खर्चा मतलब जीएसटी। अरे आप कोई भी चीज खरीद के आता है, उस पर टैक्स खरीद के देखिए, उस पर टैक्स इंक्लूडेड होता है बेटा, आपको टैक्स देना पड़ता है। और वो खर्चे पे भी टैक्स, क्योंकि बेटा वो जो खर्चा आप कर रहे हो फोकट में तो नहीं कर रहे, अकाउंट्स का कंसेप्ट है ना। आप कोई भी खर्चा करते हो बेटा, आपको उस पर कॉरेस्पॉन्डेंस रेवेन्यू आता है, बेनिफिट आता है। तो सरकार यही कहती है, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, लेस का चिप्स खरीद के आए, आपने खर्चा करा, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। क्यों, मैंने आपको बताया था टैक्स बेनिफिट पे लगता है, टैक्स बेनिफिट पे लगता है। तो आप जब चिप्स खाओगे बेटा देखने के लिए तो लाओगे नहीं उसको, उसको खाओगे, अब खाओगे तो आपको आनंद आएगा, बेनिफिट आएगा, तो वो सरकार उस बेनिफिट पे आपसे एक्चुअली टैक्स लेती है। सीधी बात है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत ही, ये तो खैर हम टैक्स वाला, हमारे सीएम इंस्ट्रूमेंट कोई टैक्स टैक्स तो है नहीं बेटा, है ना, तो हमारे वहां पर मुझे जाना भी नहीं। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मेरा मतलब ये है सरकार इसलिए आपसे अपना शेयर लेती है। कहीं आप ऐसा सोचो हम ये क्यों ले रहे आ गई, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का क्या लॉजिक है कि ये बैंक वाले हमसे ब्याज क्यों लेते हैं। देखिए बेटा सीधी सीधी बात है, मैं आपको ऑलरेडी इसके रीजंस दे चुका हूं कि बैंक ब्याज एक्चुअली लेता क्यों। देखिए पहला तो बेटा इन्फ्लेशन ही, सीधी बात है बेटा। आप अपना एक 100 रुपए या $100 जो भी है, आप उसको बेटा जमीन में गाड़ के रखो, ठीक है। अब जो चीज अभी $100 की आती है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की मान के बेटा रुपए रुपए ले लेते हैं। सोचो अभी 1 लीटर दूध आप 100 रुपए का खरीद के लाते हो एट T0 मतलब प्रेजेंट टाइम पे, T1 पे मतलब टी 1 साल बाद, 1 साल बेटा वो 1 साल बाद वो ही दूध बेटा आपको 110 रुपए में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है बेटा।
ठीक है, तो 10 रुपए हमारा हमने मज्यूम कर लिया कि एक साल इसके 10 रुपए के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन आपने 30 दिन में पैसा गाड़ के रख दिया। अब एक साल बाद आपने खोद के दोबारा निकाला, एक साल बाद आपने खोद के दोबारा निकाला, तो बेटा वो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहा। बेटा वो तो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहेगा ना, क्योंकि गाड़ के निकाला। अब इस 100 रुपए से लेके बेटा आप दूध लेके गए, दूध लेने गए। अब आपने दूध लिया तो आपको पता चला कि दूध 100 का तो पहले एक साल पहले 100 रुपए का था, मैं ले सकता था, लेकिन एक साल बाद यही जो मैं दूध ले रहा हूं मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 10 रुपए महंगा हो गया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, खर्चा तो 10 रुपए के रेट से बढ़ गया, लेकिन क्या आपका पैसा 10 रुपए के रेट से बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता था। ये मैं आपको इन डिटेल, ये तो बस एक ट्रेलर दिया बेटा, इन डिटेल मुझे आपको सेशन बी में पढ़ाना, ऐसा समझाऊंगा बेटा कि टाइम वैल्यू के तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, चलिए, तो यही फंडा है, यही फंडा है, सीधी बात है भाई। आप लेके गए, आपने गाड़ के निकाला, आपने कहा 100 रुपए का खरीद के देखो, दूध लेने गए, आपने कहा है वो 100 रुपए की किसी वैल्यू के भी नहीं है, आपको वो दूध देगा नहीं देगा, आपने कहा 110 रुपए निकाल तभी दूंगा, तो बेटा आप 10 रुपए से शॉर्ट हो गए। तो मार्केट में खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिस रेट से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी वर्थ कम होती चली जाएगी, या सिंपल भाषा में बोलूं, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। देखिए यही रीजन है एक्चुअली, देखिए ज्यादातर जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं बेटा, इनमें एक रीजन यही है, उनका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो इन्फ्लेशन के रेट से ग्रो नहीं हो पा रहा है। ये लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। वो दिक्कत क्या कर रहे हैं बेटा, वो अपना पैसा बैंक में डाल रहे हैं। अब देखिए बैंक में बेटा आप डालेंगे, वहां पे आपको ज्यादातर इन्फ्लेशन से तो पैसा नहीं ग्रो हो पा रहा, सीधी बात है बेटा। ठीक है, मान के चलो अगर इन्फ्लेशन 10% चल रहा है और बैंक बस 8-7% ब्याज ही दे रहा है, तो बेटा 2% से शॉर्ट हो रहा, तो खर्चा 10% के रेट से बढ़ रहा है, आपका पैसा लेकिन 8% के रेट से बढ़ रहा है, 2% के रेट से तो आप तब भी शॉर्ट हो, तो आप चीजों को नहीं खरीद पाओगे तब भी, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो बेटा परचेजिंग पावर कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी, सीधी बात है बेटा। आप चीजें नहीं खरीद पा रहे, अपडेट नहीं हो पा रहे, तो बेटा सही बात है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, सीधी बात है। डेवलप्ड नेशंस में एक्चुअली वो इसलिए देखिए वहां पे आईफोन खरीदना इसलिए इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे खर्चा और इनकम साथ साथ बढ़ती है, पैरेलल बढ़ती है बेटा। अगर इन्फ्लेशन उस रेट से बढ़ रही है तो इनकम भी उस रेट से बढ़ती है, सीधी बात है। इसलिए वो चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, उनकी जो सैलरीज होती है बेटा वो अपनी इन्फ्लेशन को कवर कर देती है, इसलिए बेटा वो आराम से, तभी आपने सुना होगा कनाडा अमेरिका में बेटा परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, आराम से कोई भी चीज उन्हें खरीदनी होती है वो खरीद लेते हैं। ठीक है, वहां पे बेटा जो लेबर जॉब है, जो लेबर जॉब है, वो भी आराम से इन चीजों को खरीद सकता है, जैसे लग्जरी आइटम्स वगैरह हो गई। चलिए, तो ये खैर मेरा एक ये इकोनॉमिक्स का बेटा डिटेल कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत मैं आपको जब हमारा पार्ट बी खत्म हो जाएगा, सेक्शन बी, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसा कंसेप्ट काम करता है। चलिए बेटा, तो कुछ नहीं था बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप सोच रहे थे, अब फाइनल देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम एबिट भी बोलते हैं फॉर द सीएमए यूएसए करिकुलम, तो आप बेटा इसको लेके जा रहे थे एबिट को कि हम एबिट खा लेंगे। आप जब भी मैं शब्द एबिट बोलता बेटा समझना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप एबिट लेके घर जा रहे थे, आपने सोचा हम इसको खाएंगे खाएंगे, लेके जा ही रहे थे, ये दो व्यक्ति, ये दो प्राणी आपके घर के बाहर खड़े हुए। पहला कौन सा? पहले बैंक वाला खड़ा, बैंक कह रहा है बेटा मुझे ब्याज दे दो, बेटा ब्याज दे दो। क्यों? हम क्यों तुझे ब्याज दे भाई? तू कौन होता हमसे इस ऑपरेटिंग, इस एबिट में से पैसा मांगने का? ये एबिट तो मैं ही खाऊंगा, ये तो मेरा, ये तो मैंने कमाया, तू कौन होता है मांगने वाला? तो उसने बोला तुमको याद दिला देता हूं अगर भूल गए तो, ये जो तुमने प्रॉफिट कमाया है ये एक्चुअली मेरी वजह से कमाया। ये बैंक वाला कह रहा है। आपने कहा तू, सरकार ने एक लॉजिक दिया कि तूने मेरी वजह से कमाया, ठीक है भाई, सरकार का लॉजिक मुझे समझ में आता है, वो समझ में आता है, चलो डिफेंस है, हर चीज है, ठीक है, लेकिन तू क्यों बोल रहा है? तू किस ऑडेसिटी में बोल रहा है कि भाई तेरी वजह से कमाया? वो कह रहा है भैया ऐसा है, तुमने हमसे लोन लिया, हाँ, तो क्या उसका बेटा तुमने एरोप्लेन बना के फेंका पैसों का? नहीं, आपने बेटा उन पैसों को कहीं ना कहीं धंधे में इन्वेस्ट कर रखा होगा, उनसे कुछ एसेट्स खरीदी होंगी, हाँ जी खरीदी, तो वो एसेट धंधे में लगी होंगी, जैसे मशीनरीज वगैरह खरीदी होंगी, तो क्या उन मशीनरी से तुम्हारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होगी? हो सकता है बेटा तुमने एक ऐसी लोन लिया होगा एक नेक्स्ट लेवल मशीनरी मंगवाने का जो फुली ऑटोमेटेड हो, जर्मन टेक्नोलॉजी हो, तुमने मंगवाया, तो क्या तुम्हारी उससे परफॉर्मेंस इनहेंस हुई नहीं हुई? तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ी नहीं बढ़ी? अब जितनी ज्यादा प्रोडक्शन, इसलिए मतलब तुमने ज्यादा माल बना लिया, ज्यादा माल बना लिया इसका मतलब तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ज्यादा माल बना लिया तो तुमने माल ज्यादा बेचा होगा, जितना ज्यादा माल है तो उतना ज्यादा मार्केट में उतार सकते हैं, तो ज्यादा मार्केट में उतारा मतलब मार्केट में बेचा तो ज्यादा सेल्स हुई, ज्यादा सेल्स हुई तो फिर बेटा ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरा भी हिस्सा इंक्लूडेड है, इसलिए तुमसे ब्याज मांगूंगा, मेरा हिस्सा है। ब्याज कुछ नहीं है, बैंक का एक रिवॉर्ड है, ठीक है। तो आपने कहा ये, या जो आ रहा अपना लॉजिक दिया जा रहा, क्या करूं, लॉजिक दे रहा तो देना तो पड़ेगा, तो आपने क्या करा, दिल पे पत्थर रख के उसी एबिट में से इसको इंटरेस्ट का खर्चा निकाल के दे दिया।
मन बिल्कुल नहीं है देने का, लेकिन ये ऐसे गंदे गंदे लॉजिक ही अपने पास मुझको दे रहा है, ऐसे फेंक फेंक के मार रहा है लॉजिक कि भाई अब हम मना नहीं कर सकते, ऐसे लॉजिक भाई अब इस लॉजिक को तो मना नहीं कर सकते भाई, सीधी बात है, सही बात कर रहा है, पैसा तो इसका यूज करा धंधे में, घर में तो यूज करा नहीं, धंधे में यूज करा, अब धंधे में यूज करा तो कुछ ना कुछ तो बेटा लाभ हमको हुआ ही है, बेटा इसका इनडायरेक्ट हक तो इसका भी है, तो ब्याज दे दिया एबिट में से निकाले। अब बेटा एबिट में से जब आप ब्याज दे दोगे, एबिट में से जब आप, ये क्या है एबिट में आपको बता देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब बिफोर इंटरेस्ट है, मतलब ये एक ऐसी अर्निंग है जिसमें अभी इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं करा, लेकिन बेटा जब आप इंटरेस्ट दे दोगे, जब आप दे दोगे, जब यहां पे लेस लिखा तो माइनस क्यों लगाया, ठीक है, तो इंटरेस्ट जब आप दे दोगे, ठीक है बेटा, तो बेटा उस चीज को, अब बेटा क्योंकि अब ये एबिट नहीं रहा, क्योंकि अब ये इसमें से अब आप इंटरेस्ट माइनस कर चुके हो, तो ये बिफोर इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बेटा अब हम इसको क्या बोले, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, अबे तो सीधा बोल दो ना अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग, बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ये एक ऐसी अर्निंग है बस जो टैक्स टैक्स से पहले है, मतलब अभी इसमें टैक्स माइनस नहीं हुआ, टैक्स का पैसा इसके अंदर इंक्लूड है, अभी सरकार को टैक्स देना बाकी है, लेकिन बिफोर टैक्स का मतलब बाकी दुनिया भर के खर्चे आपने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इंटरेस्ट के खर्चे हैं माइनस कर रखे हैं, ये जो ईबीटी आया इसका मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स है, मतलब ये अर्निंग थी, अब मैं सोच रहा था अब फाइनली मैं घर जा सकता हूं, सबको गेट आउट कर दिया है, लेकिन टैक्स वाला बैठ गया, सरकार बैठी अभी रास्ते में, फाइनल घर में दरवाजे पे ही ऐसे खड़ी हो गई, बेटा मैं नहीं जाने दूंगा, इसको देना ही पड़ेगा बेटा, तब साइड में से हटके। अब इस ईबीटी में से अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसका मतलब इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, जब आप सरकार का इसमें से टैक्स दे देते हो तो इसको बोलेंगे पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट इनकम, मतलब सारा का सारा कट कटा के सारे खर्चे, कौन से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आपके इंटरेस्ट का खर्चा, फिर टैक्स, अब जो बेटा खुरचन बच जाएगी, अब इतना सारे आ गए, इतने सारे मांगने वाले आ गए भाई, इतने मांगने वाले, तो पहले वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला आया, फिर ये ऑपरेटिंग वाला आया, फिर ये इंटरेस्ट वाला आया, फिर सरकार आई, अब इतने मांगने वाले आए तो भाई हम कहां जाए, हम किसके लिए धंधा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं इन लोगों के लिए धंधा कर रहा हूं, इन लोगों को अमीर बनाने के लिए धंधा कर रहा हूं, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, हम मालिक है, ये लोग मालिक है, मालिक हम है, लोग ये लेके जा रहे, ऐसी फीलिंग आपको आ रही होगी बेटा, लेकिन क्या करे, एक्चुअली आप इन लोगों की वजह से धंधा करते हो बेटा, आप इन सबको एक सेकंड के लिए साइड साइड हटा के रखो, ये जो बिजनेसमैन सोचते नहीं था ना, बेटा वो लॉजिक ही नहीं समझ रहे, आप लोग समझ नहीं रहे हो, एक्चुअली आप इन लोगों की वजह से धंधा कर रहे हो, एक सेकंड के लिए इन लोगों को हटा लो और आपको पता चल जाएगा, सब अकल ठिकाने में आ जाएगी, बेटा नहीं यार बहुत जरूरी था, सरकार को टैक्स देना तो बहुत जरूरी था, ये ब्याज देना तो बड़ा जरूरी था भाई, क्योंकि बेटा आप वो ब्याज ही नहीं तो वो आपको लोन नहीं देगा, लोन नहीं देगा तो आप एडिशनल वो जो एक्स्ट्रा मशीनरी आप खरीद नहीं पाओगे, तो प्रोडक्शन बेकार हो जाएगी, सरकार को अगर टैक्स नहीं दोगे, सरकार डिफेंस पे नहीं लगा पाएगी, तो बेटा फिर आपको पता है क्या हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक बार इंप्लॉइज को सैलरी ना देके देखो बेटा, फिर आपको पता हो जाएगा क्या हो जाएगा, हल्ला मचा देंगे, आपकी कंपनी वैसी बंद हो जाएगी, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का केस आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं करनी, तो बेटा माल नहीं बनाओ, मतलब जो आपने माल बेचा आपने बनाया नहीं, बनाया नहीं तो बेचोगे क्या, क्या बेचोगे, सपने थोड़ी ना बेचोगे, क्या करोगे बेटा, आप सीधा चलो ना, ये जो जो खर्चा हो रहा है इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों को अपना शेयर देना पड़ेगा, फाइनल जो खुर्चन बच जाएगी बेटा वो आपका अपना प्रॉफिट है, इसको बोलते हैं नेट इनकम, फाइनली अब आपकी जाके घर में एंट्री होगी बेटा, अब फाइनली घर में जाके बेटा आपकी एंट्री हो गई, अब जाके एंट्री हुई है बेटा आपकी घर में, अब जाके आप इस प्रॉफिट को फाइनली खा सकते हो, अब मालिक लोगों में बटेगा, ये है वो प्रॉफिट, इसे बोलते हैं नेट इनकम, मतलब नेट है, कट कटा के है, अरे क्या कट कटा के, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट और टैक्सेस। चलिए बेटा थोड़ा इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल देते हैं, तो वैसे मुझे आपको शायद एग्जांपल कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस पे एक्सपर्ट बन गए, ठीक है, देख लेते हैं, ये बेटा हमारा 1 करोड़ की हमारी सेल्स है, 1 करोड़ की सेल्स में से बेटा, ठीक है, 1 करोड़ की सेल्स में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 45 लाख, तो $55 लाख की बेटा $55 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स में से बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आ जाएगा ना, ठीक है सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपने सोचा था मैं खा लूंगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले रास्ते में उनको पहले देना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल के दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा आप ये दोनों ऐड कर लो, आपका आ जाएगा 30 + 5 मतलब 35 होगा, 55 में से 55 में से बेटा 35 गए तो 20 बचा, है ना, देखिए ये 20 लाख आ गया, 55 में से बेटा आपने माइनस करे ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका निकल के आ गया, इसको एबिट भी बोलते हैं, लेकिन इस एबिट में से बेटा पहले अब ये इंटरेस्ट वाले खड़े हैं, तो इनको ब्याज की पेमेंट देनी पड़ेगी, ब्याज की पेमेंट कितनी है, 2 लाख, 18 लाख आ गया, 20 लाख में से 2 लाख दे दिया ना,
अब आपने सोचा था ईबीटी मेरा फाइनल होगा, लेकिन अब सारा लास्ट में सरकार बैठी है बेटा, सरकार को देना पड़ेगा, तो सरकार को बेटा दे देंगे। तो बेटा सरकार को दे दिया कितना, 6 लाख, सरकार का 6 लाख है, लो भाई सरकार को भी दे दिया, तो 12 लाख हमारा नेट इनकम है। मतलब अब बड़े ध्यान से सुनो, सेल कितने की करी है, करोड़ की, बेटा 1 करोड़ की सेल करी है, लेकिन 1 करोड़ में से फाइनली खाने को कितना मिला, बेटा सेल 1 करोड़ की करी, पैसा अकाउंट में 1 करोड़ आया, लेकिन घर तक पहुंच, जैसी घर में एंट्री हुई, देखा भाई वो 1 करोड़ हो गया, सारा इवेपोरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेटा दूध होता है, जैसे पानी है बेटा, पानी चलाते रहोगे भाप बन बन के गर्म पानी करते 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 बेटा एक टाइम पूरा ही उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे दूध को कड़ाते रहोगे तो बेटा फिर बिल्कुल ही जैसा क्या कहते हैं उसको, अरे वो मिल्क आता है ना बेटा, वैसा बन जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा उतनी इसको क्या कहते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मेरा समझो पर्पस, आपके पास 1 करोड़ था, आते 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 इवेपोरेट हो गया, आपके हाथ इवेपोरेट हो गया, अरे उड़ गया, पता नहीं कहां चला गया पैसा, 1 करोड़ हाथ में था, पता नहीं किधर किधर कहां कहां खर्चों में चला गया, हाथ में आया तो घर में से 12 लाख, बेटा कहां 1 करोड़ और हाथ में खाने को मिला सिर्फ 12 लाख, सिर्फ 12 लाख मिला बेटा। इसका मतलब बेटा अब बड़े ध्यान से सुनो, आपने करी करोड़ की सेल और हाथ में आया उसका कितना परसेंट, मतलब कितना कन्वर्ट कर पाया, हाथ में कितना मिला, 12 लाख, मतलब सिर्फ 12% ही आप अपना हाथ में कन्वर्ट कर पाए हो। मतलब जब आप बेचते हो, 1 करोड़ की सेल करते हो, तो बेटा आप मान के चलोगे, अच्छा 1 करोड़ की सेल करता हूं, 12 लाख ही हाथ में आता है, इसका मतलब 12% ही अपनी पूरी सेल्स का मैं खाने के लिए कन्वर्ट कर पाता हूं। तो ये एक आपका ट्रेंड बन गया बेटा, इसकी एक रेशियो बन गई कि भाई ठीक है, अब जब भी बेटा आपसे मालिक लोग पूछेंगे भाई कितना कमा लेंगे, तो आपको पता है भाई अपनी सेल्स का 12% ही खाने के लिए मिलता है, भाई 12% ही मिलता है, बाकी 88 तो बेटा निकल जाता है खर्चों में, सीधी बात। मतलब फॉर एग्जांपल बेटा अब आपको एक ट्रेंड मिल गया, अब जैसे आपसे कोई पूछो आपने कितने डॉलर की सेल करी, मैंने $1000 की कर ली, तो आपको पता है $1000 में मेरा 12% तो मेरा हिस्सा होता ही है, तो 12 रुपए, तो $12 मेरा खाने को है, $12 खाने को है इसमें से मेरा, बेटा ये एक रेशियो है, इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं, इसकी 12% है, दिस मीन्स दैट फॉर एवरी डॉलर, वही बात हो गई बेटा, फॉर एवरी डॉलर आप 0.12 आप वो देंगे, ठीक है। देखिए 0.12 आप $1 की जब भी आप सेल करते हैं, उस पर 0.12 सेंट का आपका 0.12 सेंट है ना, देखिए 12 सेंट भी बोल सकते हैं, 12 सेंट है ना, वहां पे जो 1 सेंट होता है, जैसे हमारे इंडिया और रुपये में पैसा होता है ना बेटा, ऐसे ही वहां पे 12 सेंट, मतलब आप जब भी $1 की सेल करते हैं, आपको बेटा 12 सेंट खाने को मिलते हैं। मतलब आप कुछ $1 का बेचोगे तो आपको खाने के लिए अपना खर्चे माइनस करके सारे देने के बाद आपको सिर्फ 12 सेंट मिलेंगे खाने के लिए अपने, ठीक है। वो $1 पूरा खा नहीं सकते, उसमें आपको पहले खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, 12 सेंट ही खाने को मिलेगा। दिस 12% इज द फाइनल प्रॉफिट अवेलेबल टू द कंपनी शेयर होल्डर, मालिक है ना, अरे मालिक लोगों के लिए बोला ना, घर में कौन है, कंपनी में कौन है, मालिक लोग है ना, बैठे हुए हैं, अरे कब आएगा लेके भाई, भूख लग रही है, कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा बांटेंगे डिविडेंड के रूप में, which can be reinvested in the business or distributed as dividend, बेटा या तो डिविडेंड के रूप में बांटोगे या रिटेन्ड करके रख लोगे, मतलब रोक के रख लोगे, इसका मतलब वो सारा का सारा प्रॉफिट है रिटेन्ड अर्निंग्स में जोड़ लोगे। समझाएंगे बेटा, ये सेक्शन बी में बहुत डिटेल कंसेप्ट है। If global innovations net profit margin is 12%, while its closest competitor has a net profit margin of 8%, it indicates global innovation is more efficient and converting sales into net profit, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका कंपेटिटर है बेटा, वो बस अपनी सेल्स का 8% ही कन्वर्ट कर पाता है, आपका कंपेटिटर है, पड़ोसी है, तो आप देखोगे ये देख ये सेल करता है, अपनी सेल का सिर्फ 8% ही नेट प्रॉफिट खाने के लिए कन्वर्ट कर पाता है, हम तो 12% कन्वर्ट पड़ता है, 4% इससे ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा, मतलब आप अपने ज्यादा शेयर होल्डर को ज्यादा बांट सकते हो, शेयर होल्डर को ज्यादा बांटोगे तो आपके शेयर होल्डर ज्यादा हैप्पी होंगे उसके मुकाबले उसके शेयर होल्डर से, और उसके शेयर होल्डर भी जेलिसी होंगे, यार हमको तो 8% मिल रहा है, उसको 12% मिल रहा है, 4% ज्यादा ले रहा है, तो उसकी भीड़ भी आपके पास आ जाएगी। अगर आप सेम इंडस्ट्री में हो तो आपके शेयर होल्डर ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा फैलेगी खबर, तो बेटा मार्केट में आपकी खबर ज्यादा फैलेगी, यार ये तो बहुत बढ़िया 4% ज्यादा देता है अपने प्रॉफिट में, तो बेटा आपकी क्या होगी, क्या कहते हैं उसको, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। अरे बेटा इससे कैसे, नंबर ऑफ द शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे ना, सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमको भी दो हमको भी दो, लेकिन बेटा आपने शेयर्स तो लिमिटेड ही निकाले होंगे ना, आपकी जो सप्लाई है शेयर्स की डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी शेयर होल्डर्स की, सर हमको भी दो बहुत बढ़िया है, ये तो भाई साहब कंपेटिटर 8% ज्यादा दे रहा है, ये 12% दे रहा, 4% ज्यादा दे रहा है, लेकिन बेटा आपने तो लिमिटेड शेयर निकाले होंगे मार्केट में, तो बेटा डिमांड कम, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इकोनॉमिक्स का रूल है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, उससे बेटा वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, जो सारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है।
बेटा एक जमाना हुआ करता था, पुराना जमाना, जिसमें पहले कंपनीज का जो कॉर्पोरेट जो होती थी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द गोल होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। लेकिन दुनिया बदल गई है बेटा, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो इससे ये होगा, सीधी बात है बेटा। डिक्लाइन इन द रेशियो, भाई अब डिक्लाइन इन द रेशियो तो भाई कुछ ना कुछ आकर मतलब आपकी नेट प्रॉफिट कम है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट कम है। अब नेट प्रॉफिट आपका कम क्यों हो रहा होगा भाई? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज्यादा है, कुछ भी खर्चा अगर ज्यादा आ गया तो आपका कम हो जाएगा। टैक्सेस आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो, ब्याज आपने कुछ ज्यादा ही ले लिया, इसका मतलब आप कैपिटल अगर उठाते हो, पैसा उठाते हो, तो बेटा ब्याज पे ज्यादा उठाते होगे, तो बेटा जितना ज्यादा ब्याज उतना ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, अरे बहुत ज्यादा है, वो नेट प्रॉफिट में इतना कन्वर्ट करके आपको नहीं दे रहे। अबे अगर इतना रिसर्च कर रहे हो तो भाई साहब नेट प्रॉफिट भी तो कमा के दो, तो नहीं हो पा रहा। तो ये सब आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। एक रीजन और हो सकता है बेटा, कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया ना कम आने का, एक रीजन और हो सकता है, या तो न्यूमरेटर कम हो या डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो। न्यूमरेटर कम है पर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो सर डिनोमिनेटर ज्यादा, ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब सर ये तो सेल्स बढ़ रही है, बेटा सेल्स बढ़ रही है मतलब सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट में तो कन्वर्ट नहीं कर पा रही ना आपका। अरे इतनी ज्यादा सेल्स है तो फिर तो नेट प्रॉफिट में ज्यादा कन्वर्ट होना चाहिए था आपका, ये रीजन। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। मैंने आपको बोला था इस क्लास के अंदर मैं पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन बता दूंगा। अगली क्लास में बेटा एबिटा मुझे बताना है, बहुत डिटेल में मुझे थोड़ा सा समझाना है, पूरी क्लास इसी में ही लगेगी बेटा मेरी, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझाना है, हालांकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आपको लेवरेज रेशियोज में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो पे कमेंट्स लिखिए बेटा, ठीक है। वीडियो को बेटा पूरा जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी देखोगे तो बेटा आगे वाली वीडियोस में मैं आपको पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। मैंने कुछ कुछ कंसेप्ट जैसे बोले हैं बेटा वो मैं आगे रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज में देखनी है, ऐसा नहीं आप आगे के मेरे लेक्चर देखिए पिछले लेक्चर को छोड़ दें, आपको देखना ही पड़ेगा बेटा, ये कंपल्शन है, ठीक है। बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।